Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 vectors and equilibrium को स्टडी करें. लेक्चर 9 है आज हमारा. लेक्चर 8 में हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर जो हमारा टॉपिक था उसको हमने डिस्कस किया था. अगर आपने लेक्चर 8 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वो लेक्चर भी देख लें. लेक्चर 9 में आज हमारा जो टॉपिक है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का फिज़िक्स में क्या कॉन्सेप्ट है. आज हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे. इसके बाद आपका जो जितने भी डाउट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाएंगे. सो देख लेते हैं अपने टॉपिक को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टेटमेंट के थ्रू. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. जब हम वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स में जो है वो तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स मिलते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है. जब भी आप वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें, तोड़ दें, स्प्लिट कर दें और आपको उसके रिज़ल्ट में दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के कंपोनेंट मिल जाएं, तो ऐसा प्रोसेस हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है. अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के रिज़ल्ट में ये जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स आपको मिलते हैं इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर्स. क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. तो लिख सकते हैं द वेक्टर सो ऑब्टेन, ठीक है, आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स. जो रेजोल्यूशन के प्रोसेस में आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो कम वेक्टर्स हमें मिलते हैं वो हमारे पास होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर. ठीक है. तो ये था हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और उसके रिजल्ट में मिलने वाले कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन. अब आ जाते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं. तो देखें, इफ़ दीज कंपोनेंट्स इन अ वेक्टर इज स्प्लिट आर परपेंडिकुलर. जो कंपोनेंट्स को आप स्प्लिट करते हैं ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो प्रोसेस आपके पास होता है तो उसके थ्रू आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर मिलते हैं. और वो जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. इफ़ दीज कंपोनेंट्स इन विच अ वेक्टर इज स्प्लिट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन सच कंपोनेंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. ये जो कि स्प्लिटिंग वाले कंपोनेंट्स थे, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये होते हैं परपेंडिकुलर, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. ठीक है. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है. तो इस लाइन का क्या मतलब हो गया आपके पास कि मतलब मींस एक वेक्टर जो है हमारे पास जो कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर जो है वो इफ़ेक्टिव है, उसकी वैल्यू एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर जो है वो इफ़ेक्टिव हो रही हैं. तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस पर जो उसकी वैल्यू होगी वो उसका एक्स कंपोनेंट होगी और वाई एक्सिस पर जो उसकी वैल्यू होगी वो वाई उसका वाई कंपोनेंट होगी. मींस मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसके दरमियान एक वेक्टर लाई कर रहा है. ठीक है. तो हम कहते हैं कि ये इसकी इफेक्टिव वैल्यू है. क्या मतलब इफेक्टिव वैल्यू का? कि इसका जो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर एक्स इसकी जो ये जो वेक्टर है ये इसकी ये जो वेक्टर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए हमारे पास दोनों एक्सिस के इसकी जो वैल्यू वो दोनों एक्सिस पर जो है वो इफेक्टिव वैल्यू है. ठीक है. मतलब एक्स एक्सिस पर जो इसकी वैल्यू होगी वो एक्स कंपोनेंट होगी और वाई एक्सिस पर जो इसकी वैल्यू होगी वो वाई कंपोनेंट होगी. तो समझ आ रही होगी मतलब कि ये जो इसकी जो मतलब वाई दोनों पर इसकी दोनों एक्सिस के दरमियान मतलब ये वेक्टर लाई कर रहा है ना. तो जब दोनों एक्सिस के दरमियान वेक्टर लाई कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस पर भी इसकी एक इफेक्टिव वैल्यू है, वाई एक्सिस पर भी इसकी इफेक्टिव वैल्यू है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी वैल्यू होगी वो एक्स कंपोनेंट होगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी वैल्यू होगी वो वाई कंपोनेंट होगी. होपफुली ये समझ आ गई होगी. ठीक है. अब हम देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. अब इन जो कंपोनेंट्स की मैंने बात की कि आफ्टर रेजोल्यूशन आपके पास जो वेक्टर्स आते हैं वो आपके पास
क्या होते हैं, आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होते हैं, ठीक है। और वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, फिर उनकी इफेक्टिव वैल्यू होती है अलोंग एक्स एक्सिस भी, अलोंग वाई एक्सिस भी, ठीक है। अब उन वेक्टर की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। उसी से हमारे पास सारे जो है बाकी हम कॉस एंड साइन थीटा जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, रेशियोज होंगे, उसको निकालेंगे, ठीक है। फंक्शन, सॉरी, नॉट रेशियोज। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए वो जो एक्सप्लेनेशन थी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, उसको हम स्टेप्स में करेंगे, ठीक है। 2 स्टेप्स होंगे, कैसे होंगे देख लेते हैं। स्केच अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्केल इन अ गिवन डायरेक्शन। आपका कोई भी वेक्टर है, ठीक है, आपने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रॉ करना है, एक्स वाई की जो है वो डायरेक्शन को शो करना है, ठीक है। अगर 2D है तो एक्स वाई एंड 3D है तो एक्स वाई जी। एंड देन आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द स्केल जो भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो अपने स्केल को जो है वो सेट करना है, ठीक है। और आपने ड्रा कर लेना है। अब आपको स्केल का पता नहीं है कि किस तरह स्केल को हम करते हैं, तो वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट में, तो इंशाल्लाह आपको चैप्टर 2 की पूरी जो है वो उसमें लेक्चर्स आ जाएंगे, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि स्केल को हम कैसे ड्रा करते हैं और कंसिडर करते हैं। तो देख लेते हैं, 2 स्टेप्स हैं। पहला है स्केचिंग ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। सो वर्टिकल कंपोनेंट को हम देख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हेड ऑफ द वेक्टर parallel to y axis up to x axis, this is called vertical component of the vector। देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये फिगर देख लें, फिगर ए, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, ये एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। ये इसका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, सॉरी, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है। ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर ए है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, मैंने ये वेक्टर ले लिया, ठीक हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनाना है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल ए वेक्टर को मैंने उठा के यहाँ प्लेस कर दिया। उसी तरह एक्स वाई कंपोनेंट, सॉरी, एक्स वाई एक्सिस को जो है मैंने शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, एक लाइन है ना, देखें, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर। तो क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर एंड योर वेक्टर इज ए, ठीक है, एज शोन इन फिगर 1। तो मैंने बिल्कुल उठा के ए को यहाँ प्लेस किया, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, फ्रॉम हेड ऑफ द वेक्टर। हेड ऑफ द वेक्टर क्या है, ये इसका हेड है। ये आपके पास वेक्टर होता है ना, ये इसका हेड होता है, ये इसका हेड होता है, ठीक है। और ये आपके पास इसकी टेल होती है, ठीक है। तो यह मैंने एक हेड से एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हेड ऑफ द वेक्टर। देखें यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह देख लें, इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की फ्रॉम हेड ऑफ द वेक्टर ए। हेड ऑफ द वेक्टर ये है, इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, वो क्या थी, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ की हेड ऑफ द वेक्टर से, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये देखें, हेड ऑफ द वेक्टर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी, जो कि क्या थी, जो कि वाई, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर आ गई ना, ठीक है। अब देखें, अप टू एक्स एक्सिस कहाँ तक ड्रॉ की, बिल्कुल नीचे नहीं चला जाना, बिल्कुल एक्स एक्सिस तक जाना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस तक चली गई, ठीक है। अब देखें, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये आपका क्या है, ये आपके पास जो आपने लाइन ड्रॉ की अप टू एक्स एक्सिस, ये आपके पास ये ए था, तो इसका ये ए वाई कंपोनेंट हो गया, जो कि आपके रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो फिगर बी रिप्रेजेंट्स अ वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय ए वाई। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया था, वेक्टर ए को उठाकर यहाँ से उठाकर यहाँ प्लेस किया, वर्टिकल कंपोनेंट शो करवाना था, तो ये वेक्टर ए का जो हेड था वो ये था। उधर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कहाँ तक, एक्स एक्सिस तक ड्रॉ की, ठीक है। और ये इसको मैंने नेम दिया, जो कि पैरेलल थी वाई एक्सिस के, तो ये ए वाई हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वाई से, और वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्केचिंग ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, देख लिया। अब हम आ जाते हैं स्केचिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन फ्रॉम टेल ऑफ द वेक्टर टू द पॉइंट वेयर वर्टिकल कंपोनेंट कट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ये देखिए जनाब, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ठीक है। ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, तो इसके पैरेलल ये कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइन फ्रॉम टेल ऑफ द वेक्टर टू द पॉइंट, ठीक है, लाइन फ्रॉम tail of the vector to the point where vertical component cut x axis is called her component of the vector, ठीक है। अब देखें, ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दिया। अब ये जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इन तीनों को, इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ बताऊंगी। ये एक्स एक्सिस बना दिए, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि ये जो टेल है ना, लाइन लाइन ड्रॉ करो कि कहाँ से, लाइन फ्रॉम टेल ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए है, इसकी टेल क्या है, ये, तो टेल से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इतनी ड्रॉ की कि वो वाई एक्सिस को जो है जहाँ तक वाई कट करती है, कट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, वेयर वर्टिकल कंपोनेंट कट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो यहाँ तक लाइन बिल्कुल आगे तक नहीं लेके जानी, वहाँ तक ड्रॉ करनी है जहाँ तक ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो है वो एक्स को कट कर रहा है। अब ये वाई यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यहाँ पे दिखाने का मकसद ये था कि ये एक्स एक्सिस है तो उसके पैरेलल ए एक्सिस ऊपर होगा। तो यहाँ पे देखिए, वेक्टर ए को मैंने इसी तरह उठाया, यहाँ वेक्टर ए को मैंने प्लेस करे, ठीक है। ये मैंने कोई मतलब मेजरमेंट करके नहीं की थी, बस ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया। मेजरमेंट वाले जो थे, जिनमें ज़रूरत थी, मैंने कर दी थी। यहाँ जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो वेक्टर ए को उठा के इसी तरह ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई था, उठा के यहाँ प्लेस कर लिया, ठीक है। यहाँ ज़रा बड़ा इसलिए ड्रॉ किया कि प्रोमिनेंट हो जाए। ये वर्टिकुलर कंपोनेंट ए वाई, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट था, ठीक है। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था, तो ये यहाँ ड्रॉ कर लिए। तो ये क्या फाइनल फिगर या फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो होपफुली कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है वो हम आ जाते हैं कि हमने उस डायग्राम के थ्रू, जो ये हमारे पास ये जो डायग्राम है, ये हमारे पास फाइनल डायग्राम जो थी, ठीक है, इसके थ्रू अब हमने अपने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को निकालना है। तो फ्रॉम डायग्राम वी कैन राइट एडिशन ऑफ वेक्टर हम निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है। अब देखें ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब आपको कोई कहे कि इसको ऐड करके बताओ तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये टोटल वेक्टर ए था ना, एक वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए किसके इक्वल है, ए एक्स के कंपोनेंट के इक्वल है, ए वाई के। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर की मैंने हेडिंग बना दी थी, ठीक है। सम ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब ये ए वेक्टर था, इन दोनों के कंपोनेंट क्या है, ए एक्स एंड ए वाई, ठीक हो गया। अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज ए, अब एक्स है तो एक्स एक्स मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, और ए वाई को मैं लिख सकती हूँ ए वाई जे। तो जे ये जो कैप है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। मैंने आपकी आसानी के लिए हर एक चीज़ जो है वो लेक्चर में मैं मेंशन करती हूँ कि आपको जो है वो समझ आ जाए। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज़ आई एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज़ जे। अब हमने क्या करना है, देखें, अब यहाँ पर ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है, ए वाई के इक्वल है, ठीक है। लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रही होगी ये ए एक्स की वैल्यू कहाँ क्या है, ए वाई की वैल्यू क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यही तो यहाँ पर मैंने एक एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ए वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं हेडिंग बनाऊंगी कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मतलब कंपोनेंट्स को, वेक्टर को, जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं, निकालते हैं, या फिर कंपोनेंट जो कि रिप्रेजेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ये क्या है, कंपोनेंट्स है ना, किसके, वेक्टर के, या फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट्स है, एक ही बात है। तो उसी तरह डायग्राम ड्रा कर लेती हूँ। कंसिडर अ ट्रायंगल। अब देखें वही डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स, वही डायग्राम है, ठीक है। सारी वही डायग्राम है, बस जस्ट मैंने ये देखे ये एक ट्रायंगल ड्रा हो रहा है आपके पास, बन रहा है, ठीक है। तो मैंने इस ट्रायंगल को नेम दे दिया कंसिडर अ ट्रायंगल ओ पी क्यू एज शोन इन फिगर। अगेन यहाँ बना दिए ताकि आपको बार बार पीछे देखना ना पड़े। तो यहाँ पे देखें ओ पी और क्यू, ठीक है। ये ए एक्स है, एक्स कंपोनेंट है, इसके पैरेलल एक्स ए एक्स है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ए एक्स मैंशन कर दिया। ये हमारे पास ए वाई है और ये ए वेक्टर था, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब ज़रा यहाँ पे देखें, अब हमने फाइंड करना था उसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है। ए एक्स कंपोनेंट फाइंड करना था, जो मैं आपको यहाँ पर बता भी देती हूँ। ये देखें, ये जो हमारे पास था ये,
अब हमने ए एक्स की वैल्यू निकाली। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ए वाई की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस फिगर में ए एक्स है ना, तो मैंने ए एक्स की वैल्यू को क्या करना है, मैंने ए एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर ज़रा आप देख लें, ये ए एक्स लिखा, ठीक है, फॉर ए एक्स। अब एक्स जो एक्स एक्सिस होता है उसके लिए हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। अब यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट को मसला होता है कि बेस बाय, ये हमें कैसे याद रहेगा कि कॉस थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज की इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, ये टेंशन भी आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ज़रा आप देख लें, ट्रिक टू रिमेंबर कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या है, आपने जस्ट ये याद रखना है, करली इक्वल टू ब्राउन बाय हेयर, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख लेते हैं कि करली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि करली इज इक्वल टू ब्राउन डिवाइडेड बाय हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली ब्राउन हेयर मैंने लिखा, करली के बाद इक्वल लगाया, ब्राउन के बाद डिवाइड का साइन लगाया, ठीक है। तो देखिए, करली इक्वल टू ब्राउन बाय हेयर, करली का सी, ब्राउन का बी, ये मैंने डॉटेड लाइन देख लें, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाएं ताकि आपने फर्स्ट फिगर उठाने हैं। करली का सी, ब्राउन का बी, हेयर का एच। तो करली से बन जाएगा, सी से बन जाएगा कॉस थीटा, बी से बन जाएगा बेस, और एच से बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखो ज़रा, अब बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आने वाली है, वो है फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू। ये ट्राइंगल था हमारे पास ओ पी क्यू, ठीक है। ये हमारे पास जो है बेस है, ए एक्स हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बेस आएगी वहाँ मैं ए एक्स पुट करूँगी, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास फैक्टर जो है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक हो गया। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, जहाँ जहाँ बेस आएगी वहाँ ए एक्स पुट करूँगी, जहाँ परपेंडिकुलर आएगा वहाँ ए वाई पुट करूँगी, और जहाँ हाइपोटेन्यूज आएगा वहाँ सिंपली ए पुट करूँगी। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, बेस इज इक्वल टू ए एक्स, मैंने मेंशन भी किया यहाँ पर, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए। तो इस इक्वेशन में पुट कर लें, पुटिंग बेस एंड हाइपोटेन्यूज इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 ये, इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करें। तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस की क्या वैल्यू है, ए एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है, ए। यहाँ पुट कर ले, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए एक्स की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाली वैल्यू अब हमारे पास आ गई, ए एक्स की। अब हमने फाइंड करनी है ए वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ए वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन थी ए वाई के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन यूज़ करते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। अब इसके लिए भी आपको ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रिक टू रिमेंबर साइन थीटा। तो सम इज इक्वल टू पीपल डिवाइडेड बाय हैव। तो मतलब आपने यहाँ पे लिखना है सम पीपल हैव, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर सम के बाद इक्वल का साइन, और सेकंड पीपल के बाद डिवाइड का साइन। तो सम इज इक्वल टू पीपल डिवाइडेड बाय हैव। तो सम का एस, पीपल का पी, हैव का एच, ठीक है। तो पहले से आ जाएगा, एस से आ जाएगा साइन थीटा, पी से आ जाएगा परपेंडिकुलर, और एच से आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो इट विल बिकम साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, परपेंडिकुलर ए वाई के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ए के इक्वल है साइन थीटा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इन इक्वेशन 4। तो यहाँ मैंने इक्वेशन 4 में पुट कर लिया, साइन थीटा इसी तरह आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए वाई, ये देख लो ए वाई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यू विल गेट ए वाई ए साइन थीटा। तो अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई, ए की वैल्यूज़ भी आ गई, ए की एक्स की भी वैल्यू आ गई, ए वाई की भी। तो अब हमने इस इक्वेशन में पुट करनी, इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब देखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये देखें, इक्वेशन 2 में पुट कर लें, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे, ठीक है। बस आपने कम आई और जे की जगह वही बात है, आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें, या 2 में ए की बात है, वो तो हमने यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखा। तो ए इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या थी,
ए एक्स की वैल्यू हमारे पास थी साइन थीटा ए एक्स की वैल्यू थी ए कॉस थीटा, ठीक है, और ए वाई की वैल्यू थी ए साइन थीटा। तो ए एक्स की वैल्यू पुट कर ली ए एक्स कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू पुट कर ली ए वाई साइन थीटा। तो जो अबव इक्वेशन है, द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट था वो ए एक्स कॉस थीटा था, और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट था वो ए वाई साइन थीटा था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं कि अब हमें, क्योंकि वेक्टर की बात हमने की थी, तो वेक्टर हमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है और मैग्नीट्यूड भी प्रोवाइड करता है। तो अब हमने क्या फाइंड करना, उस वेक्टर के हमने कंपोनेंट्स फाइंड किए थे, अब हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एंड देन डायरेक्शन फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कंपोनेंट से ही डिटरमाइन करेंगे, लेकिन क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। जब कभी भी आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को फाइंड करना हो, आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो आपने ट्रायंगल को कंसिडर किया था ओ पी क्यू, तो आपने क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब आपने क्योंकि जस्ट हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, तो जस्ट हाइपोटेन्यूज करने के लिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट आएगा, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट, और यहाँ से दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैंने डायग्राम से आपको फिगर से बताई थी, ए है, बेस की वैल्यू ए एक्स है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए वाई है। अब यहाँ पर हमने क्या पुट करना है? पुटिंग अबव इक्वेशन इन 6, ये जितने भी पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 6, ये हाइपोटेन्यूज की, बेस की, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पुट कर ले। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास ए है, क्योंकि हम फाइंड करने हैं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस हो गया, मॉड हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल होता है इसके, या कोई भी वेक्टर हो उसकी, ठीक है। इसकी जगह बी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आएगा मॉड, और यहाँ से आ जाएगा बेस का स्क्वायर, तो बेस की क्या वैल्यू है? ए एक्स, तो यहाँ ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, प्लस का साइन। उसी तरह परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है? ए वाई है, साथ स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है। ये तो आ गया हमारे पास 2 डायमेंशन के, लेकिन अगर 3 डायमेंशन भी आ जाएगा तो ये ठीक कर लें आप, यहाँ पे मॉड आता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, प्लस ए जेड, क्योंकि जेड 3 डायमेंशन में तो जेड एक्सिस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट हमारा पोर्शन है, उसमें हम देखेंगे कि डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड करने के लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज़ करते हैं, हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा, ठीक है, वो भी हम कंपोनेंट से ही फाइंड करते हैं। कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर उसके कंपोनेंट में है, बेस है, ठीक है, ये सारे हैं, लेकिन हम फंक्शन किसके इक्वल है? कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा को याद करने के लिए वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्रिक टू रिमेंबर टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पर है टू पोस्ट ब्यूटी, ठीक है, तो 2 का इसी तरह 2 के बाद इक्वल, पोस्ट के बाद डिवाइडेड बाय ब्यूटी, ठीक है, पोस्ट डिवाइडेड बाय ब्यूटी, तो टी 2 का टी, ठीक है, जो कि टेंजेंट बनाएगा, पोस्ट का पी जो कि परपेंडिकुलर बनाएगा, ब्यूटी का बी जो कि बेस बनाएगा। सो इट विल बिकम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्राइंगल से उसी तरह लेंगे, परपेंडिकुलर किसके इक्वल था? ए वाई, बेस किसके इक्वल था? ए एक्स के। इस वैल्यू में पुट कर, जो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके इक्वल था? ए वाई के, ए वाई पुट कर दिया, बेस किसके इक्वल था? ए एक्स के, ए एक्स पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें, क्योंकि यहाँ पर अब ये वैल्यू, अब आप कहेंगे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैम ने जो है वो वैल्यू क्यों नहीं निकाल दी? अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, ए एक्स टेंजेंट थीटा इस तरह आ जाएगा, ये तो हमने नहीं करना। डायरेक्शन तो हमें थीटा बताता है ना, तो डायरेक्शन हमें थीटा बता रहा होता है, ठीक है, तो थीटा को हम इधर रहने देंगे और टेंजेंट उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।